अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल एक दिया था मैंने और दो दिए थे। हाँ, स्प्रिंग 18 डैफोडिल लिमिटेड, इसमें कोई परेशानी है तो बताएं। चलें, कोई मसला नहीं है। एक सवाल खुद लिखवाया था मैंने और जहां काफी सारी वैरायटियां इधर कॉम के सामने आई थी। पीपीई और रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, जो कल सामने सॉल्यूशन किया था ना, वो वर्किंग्स मुझे बताएं दोबारा। एक मैंने प्रॉफिट ठीक निकाला था, यही वाला सवाल जब कल सोसी का बना के किया था 2023-2022, और नेट प्रॉफिट गिवन था ना, तो अब गिवन है नहीं, तो उस गिवन को छोड़ के बाकी लाइनें बताएं। क्लोजिंग स्टॉक 11 माइनस 3 और ओपनिंग स्टॉक 6 माइनस, और क्या था? फर्नीचर की डेप्शन थी। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी की थी इधर 2860 पॉजिटिव, और एक फर्नीचर था इधर। दोबारा कोशिश करता हूं, कल जो वर्किंग की थी उसमें फर्नीचर के सामने यहां क्या लिखा था? 20 पॉजिटिव, यहां 0। फर्नीचर की डेप्रिसिएशन 2.5, और एक वर्किंग की थी ओपनिंग के लिए, एक वर्किंग की थी वो ओपनिंग के लिए, और उसमें क्या किया था? क्लोजिंग स्टॉक था 2021 का 6 पॉजिटिव, और एक प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन थी 12 पॉजिटिव 18, और एक काम किया था, प्लांट एंड मशीनरी वाली वर्किंग बनाई थी, रिड्यूसिंग बैलेंस और स्ट्रेट लाइन की कॉस्ट 300, और डेप्रिसिएशन 2020 की 60 240 और 2021 की डेप्रिसिएशन 48 और 60 22 की डेप्रिसिएशन 38.4 और 60 153.6 और 120, और 2023 की डेप्रिसिएशन 30.72 और 60 122.88 और 60। कल वाले सवाल में जब मैंने बोर्ड पे किया था उसमें सोसी गिवन थी और हमने सोसी ही रिवाइज की थी, और वर्किंग्स में ये सारी की थी। फिर मैंने सवाल चेंज करके बैलेंस शीट के एक्सेप्ट दिए थे, लेकिन एरर्स यही थे, और कल नहीं बनाई थी, अभी बना देता हूं। फर्नीचर की कॉस्ट कितनी? 20। 2022 की डेप्रिसिएशन 2.5, बाकी रह गया 17.5। 2023 की डेप्रिसिएशन 5, बाकी रह गया 12.5।
कल वाले एरर्स और उनकी ये वर्किंग्स, यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो बताएं। प्रॉफिट ना सही, एडजस्टमेंट्स तो हैं, इनका कर देते हैं टोटल 32.28, 12.10 है, नहीं 12 तो नहीं आएगा, नहीं 132 नहीं हो सकता ना, प्रॉफिट नहीं लिखा होगा, ये 22.1 ये ठीक है। अच्छा, कोई इंसान अगर मासूम ये समझ रहा है कि नहीं सर उसका तो 2000 कुछ आंसर आ रहा है, तो उसको भी ऐड कर रहा होगा, ये नहीं है, ये इनको करना है ऐड। अगर सोसी गिवन थी ना तो फिर तो उसमें प्रॉफिट था और हमने प्रॉफिट को अलग अलग ठीक किया था। अब है डायरेक्टली बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट ठीक करने के लिए सिर्फ एक टेक्निकल फर्क है जो जिसकी वजह से सवाल बनाया, वो फर्क ये है कि चलिए रिटेन अर्निंग बनाता हूं पहले, नहीं इधर बना देता हूं, वर्किंग टू रिटेन अर्निंग्स 2023 और 2022, गलत कितनी गिवन है 385310। इसमें जो एरर है वो वही है ना जो प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमने कर ली वर्किंग। जो 2023 के प्रॉफिट को अफेक्ट किए हुए थे उनको कितना ठीक किया, बढ़ाया, तो बढ़ा देते हैं। फिर 2022 के प्रॉफिट को जो ठीक किया, ये 2023 का प्रॉफिट नहीं लिखा मैंने, उसमें होने वाली एडजस्टमेंट लिखी है 22.1, यहां भी लिखूं या नहीं, ये 22 यहां भी लिखूं या नहीं, लिखना पड़ेगा, यही असल में बैलेंस शीट से मैं सिखाना चाह रहा था, ये यहां लिखना पड़ेगा। 2021 वाली गलती, यानी पुरानी जो भी थी, 2021 नहीं कह रहा, पुरानी कह देता हूं, 18 यहां भी लिखना पड़ेगा, यहां भी लिखना पड़ेगा। सोसी में और इस डायरेक्टली रिटेन अर्निंग को ठीक करने में आंसर देखिए क्या बना, ये 457 पॉइंट और ये 350.1। सोसी को जब किया था यही आंसर था, यही था ना। कल जब सोसी सॉल्व किया था उस पर और गए, जब सोसी किया था सॉल्व तो उसमें सोसी के टॉप पे रिटेन अर्निंग्स थी 1 जनवरी 22, उसमें 18 ठीक किया, फिर उसी कॉलम में आगे चले और अपडेटेड बैलेंस आया, उसके बाद 2022 के प्रॉफिट को ठीक किया, वही फिगर आगे आई, अब वो ठीक चल रही है आगे, और उसमें 23 का प्रॉफिट सही वाला डाला तो सही एंड पे पहुंच गए। इसमें फर्क ये पड़ रहा है कि जब मैं इस 2022 की गलत रिटेन अर्निंग को ठीक कर रहा हूं तो इस कॉलम में ठीक करता देख के ये खुद ही शर्म खा के ठीक हो गया। ये दोनों इंडिविजुअल फिगर्स हैं जिनको सेपरेटली ठीक करना पड़ेगा। बैलेंस शीट की फिगर है तो वो तो एक्यूमुलेट हो रही होती है, इसमें सिर्फ 2023 के प्रॉफिट की गलती है, 23, 22, 21, 20 सारी गलतियां शामिल हैं। तो अगर मैंने इस कॉलम को ठीक कर दिया तो इससे ये खुद ब खुद ठीक नहीं हो जाएगा। आवाज मेरी अंतर ठीक आ रही है, मुझे लग रहा खराब हो रही है। इस 310 में जो गलतियां मैंने इधर अगर ठीक कर भी थी तो उनसे 385 खुद ही ठीक हो गया, तो 385 को भी दोबारा से 22 से ठीक करना पड़ेगा। यह है अगर डायरेक्टली बैलेंस शीट की फिगर्स को ठीक करना हो तो, कि हमें 23 की फिगर को ठीक करने के लिए पुरानी गलतियां भी ठीक करनी पड़ेंगी। और इसी तरीके से पीपीई, गिवन क्या है 600 और 500। पीपीई में क्या गलतियां हैं, बेशक आप इन सबको अलग अलग भी देख लें, लेकिन इससे ज्यादा आसानी हो चुकी हुई है हमारी। एक फर्नीचर का मसला है और एक प्लांट मशीनरी का मसला है। फर्नीचर का बड़ा सादा सा मसला है कि ये पीपीई में है ही नहीं शामिल, आप कर लें तो पीपीई में शामिल नहीं है, तो 22 के पीपीई में कितना शामिल नहीं है ये, और 23 के पीपीई में ये, तो कर लेते हैं शामिल। और प्लांट मशीनरी की डेप्रिसिएशन का मसला है ना, चूंकि हम ये वर्किंग कर चुके हुए हैं तो एक एक करके डेप्रिसिएशन को ठीक करने की बजाय 2022 के पीपीई में ये आ रहा है, ये आना चाहिए, बुक वैल्यू तो लिखी हुई है, 22 के पीपी में ये आ रहा है, ये आना चाहिए, तो कितना बढ़ा दें 33.6। और आप ये भी कर सकते हैं कि एक 20 निकाल दें, 153 शामिल कर लें। चलें ये सही है तो फिर ऐसे ही सही है। इसमें कितना गलत शामिल है 120, सही क्या आना चाहिए पॉइंट।
2023 के पीपी में क्या मसला है? 60 आ रहा है, ये आना चाहिए, तो या तो 62 ऐड कर दें या फिर ये माइनस करके वो ऐड कर दें। तो सही पीपी आ जाएगा 675.38 551.1। ये था किसी का सही? चलो ठीक, किया ही नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मैंने तो बुक वैल्यू प्रेजेंट की है, आप बुक वैल्यू से ना करें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से कर लें। यानी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गलत लेस हुई है वो ऐड करके सही वाली एक्यूमुलेटेड लेस कर दें। लेकिन इस सवाल से ना आपको बस सिखाना मैंने ये था कि इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट का सवाल होता वो फॉर द ईयर है, हर साल के प्रॉफिट में सिर्फ उस साल की गलती ठीक कर रहे हैं। सोसी का सवाल होता तो है तो वो क्यूमुलेटिव फिगर, लेकिन एक ही कॉलम ऊपर से चला है नीचे, ऊपर जो गलती ठीक कर ली वो ठीक होती जा रही है। बैलेंस शीट का सवाल हो तो आपको दोनों फिगर्स को इंडिपेंडेंटली ठीक करना पड़ेगा। बस ये सिखाना था इस सवाल से कि अगर बैलेंस शीट का सवाल होगा तो आपको हर फिगर को इंडिपेंडेंटली ठीक करना पड़ेगा। हाँ जी बताएं बेटे, अब इसमें पूछें जिसने पूछना है। अच्छा, जो गलतियां थी, जो कल जिन लोगों ने आंसर्स बताए थे, क्या गलती हो रही है ऐसी, बस कॉम के फायदे के लिए अगर बताना चाहें। कॉस्ट पे ले गया था, नेट बुक वैल्यू नहीं। और ये असल में क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं है ना, ये दोनों क्लोजिंग ही है। ऐसा नहीं है कि इसका जो क्लोजिंग आया उसका ओपनिंग बन गया, नहीं, ये दो इंडिपेंडेंट फिगर्स हैं जिनको ठीक कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। और कोई सवाल? अच्छा, अब आप ना एक सवाल आप अभी कर दें, जो लोग करें नोट, जो लोग करते हैं ना सुस्ती के, बस घर में आराम से बैठ के होमवर्क करेंगे। घर में होमवर्क जो आप कर रहे होते हैं ना सही है, लेकिन उसमें आप कोई टाइम का ख्याल नहीं रख रहे होते। जिस तरह से पढ़े होते हैं, जिस तरह से लेटे होते हैं और सवाल कर रहे होते हैं, वो पेपर में वैसे नहीं होना। तो इसलिए ना जो क्लास में सवाल कहता हूं ना करने को किया करें। एक छोटा सा सवाल है, ऐसे हो जाएगा ऐसे। स्प्रिंग 21 है, स्प्रिंग 21 सोसी वाले चैप्टर में होगा, IS 8 में नहीं, सोसी वाले चैप्टर में। सोसी वाले चैप्टर में देखिए एस्ट्राजेनेका के नाम से होगा। हाँ जी, वैक्सीन का नाम है, वो सुंदर भाई मशहूर चल रही थी। तो सोसी वाले चैप्टर में यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में सवाल है एस्ट्राजेनेका के नाम से, स्प्रिंग 21। कितने नंबर का? बस ये 8 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए। करें शाबाश, लिख के करें, सुस्ती नहीं, जिसको मौत पड़ी है वो नहीं रहने दे। बच्चे सीरियस भी ले जाते हैं, नहीं जिंदा रहे, जिंदा रहे। आप ये सवाल कर दें जल्दी, लेकिन 8 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए। 8 मिनट तो आप सवाल पहुंचने तक लगा देंगे, पहुंचे सवाल जल्दी। सबसे कह रहा हूं, पहाड़ी इलाके वाले से भी कह रहा हूं, सारे उधर।
लैंड में कौन सी आएगी? इसके लिए आपको वैसे ही वो जो रिवैल्यूएशन की टेबुलर वर्किंग है, जिस तरह मैंने कल परसों सवाल में किया था, वो टेबुलर वर्किंग बनाएंगे तो पता चलेगा कि प्रॉफिट में क्या एडजस्टमेंट करनी है। अगर डायरेक्ट सोल्यूशन देखेंगे तो उसमें नहीं समझ आएगा। दस मिनट हो गए।
हाँ जी, बस इतनी देर में हो जाना चाहिए था। और अगर कोई मसला है तो पूछें। रिवैल्यूएशन की वर्किंग करनी थी तो आपको वो फिगर समझ आनी थी। कोई मसला है तो शर्मा ही नहीं पूछ ले, है मसला? वर्किंग कर दूं? कौन कौन सा एसेट रिवैल्यू हो रहा है? जी, इस वक्त जो एरर है वो एरर ये है कि 31 दिसंबर 20 पे रीवैल्यूएशन नहीं की हुई। हाँ जी, तो अब कर लेते हैं। अभी इस वक्त लैंड से रिलेटेड सरप्लस कितना आ रहा है? 25। ये ऊपर पॉइंट नंबर 1 में पता चल रहा है। तो अभी इस वक्त 31 दिसंबर नहीं 1 जनवरी 20 पे बैलेंस आ रहा है लैंड का, और इधर 25। और अब इसको ईयर एंड पे लाके हमने रीवैल्यू करके कहां तक पहुंचाना है? 65 तक। तो 31 दिसंबर 20 रीवैल्यू करके इसको गिराएंगे 65 तक, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 और ये रह जाएगा 15। ये हो गई लैंड। बिल्डिंग, बिल्डिंग का 1 जनवरी 20 का बैलेंस क्या है? जी 180। हम यहां बुक वाली लिखा करते हैं वर्किंग में। और इससे रिलेटेड सरप्लस कितना आ रहा है? 20 का आ रहा है। 31 दिसंबर 20 इसको डेप्रिशिएट करना है। लाइफ कितनी है? हाँ जी, लाइफ कितनी है? लाइफ नहीं बताई हुई, पक्की बात है। हाँ हाँ, करता हूं जी। लाइफ नहीं बताई हुई तो फिर सरप्लस ट्रांसफर कैसे करें?
ये आपको पॉइंट नंबर 2 के अंदर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बताई हुई है 5, तो ये 5 का ट्रांसफर बताया हुआ है। और ये इसलिए जरूरत नहीं है कि आपको ये बैलेंस 31 दिसंबर का बताया हुआ, जबकि ये 1 जनवरी का बताया हुआ। देखें फिगर्स टैली करें। जो सबसे पहले पॉइंट 1 है वो कब का है? वो 1 जनवरी का है, तो 21 जनवरी का बैलेंस है। जबकि लास्ट पॉइंट 31 दिसंबर का बैलेंस है। तो ये फिगर ऑलरेडी 31 दिसंबर की है, ये 20 की फिगर 31 दिसंबर की नहीं है, 1 जनवरी की है। तो इसलिए इसमें से ट्रांसफर करेंगे तो 31 दिसंबर की फिगर आएगी। तो ये ठीक है, ये 15 है। और इसको रीवैल्यू कर दें 158। और अब जब प्रॉफिट ठीक करेंगे ये 7 P&L को चार्ज होगा। और जो OCI प्रेजेंट करेंगे, नहीं 7 नहीं, सोसी में OCI भी प्रेजेंट करेंगे ना, वो होगी ये और ये 25। तो प्रॉफिट ठीक करेंगे उसमें से 7 माइनस होगा और OCI ये प्रेजेंट होगी एज नेगेटिव। हाँ जी, और ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग में ये आएगा। तो ये किसी ने भी सही नहीं किया। अच्छा, ये कुछ अंग्रेजी जरूरी है, ये कर लें। इसका न्यूमेरिकल में फिर आपको कल कराता हूं। अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये कुछ अंग्रेजी है, याद रख लें, एमसीक्यूज में काम आ सकती है। एरर्स बस डन। अकाउंटिंग पॉलिसीज की कुछ अंग्रेजी बता रहा हूं, ये याद करिएगा, एमसीक्यूज में काम आएगी। कुछ आपको फालतू भी लगेगी, लेकिन कर लेना याद। और इसका न्यूमेरिकल जो है वो आसान सा है, वो एक सवाल ही बहुत होगा। जी न्यूमेरिकल कल कराऊंगा, अभी अंग्रेजी रख लें। अकाउंटिंग पॉलिसीज होती क्या है? अच्छा चलो दफा करो। बिजनेस कैसे फैसला करता है कि किसी भी चीज की अकाउंटिंग कैसे करनी है? अच्छा चले, मेरा सवाल ही बेकार है। किसी बिजनेस को कैसे पता चलेगा कि किस ट्रांजैक्शन की कैसे अकाउंटिंग है तो वो सही होगी? स्टैंडर्ड फॉलो करेगा ना। तो स्टैंडर्ड ने जो रूल्स बताए हुए हैं उनको अकाउंटिंग पॉलिसीज कहते हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं वो प्रिंसिपल्स और रूल्स, प्रिंसिपल्स रूल्स, वैसे तो 2-3 नाम और भी हैं लेकिन इतने काफी हैं। applied by an entity for preparation and presentation of financial statements। ये वो रूल्स हैं जो बिजनेस फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। इनको कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। है? How cute. Accounting policies are principles and vice principles. अच्छा, accounting policies are principles, rules and practices applied by an entity। तो सारा कुछ तो लिख लिया, जिनसे पढ़ा नहीं जा रहा। फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अगर आईएएस में नहीं लिखा हुआ, जो कि आपके लेवल पे मिसालों में नहीं होगा, या चलें ठीक है, एक्रूअल प्रीपेमेंट, क्लोजिंग प्रीपेड कैसे कैलकुलेट करना, ये कौन सा आईएएस में लिखा हुआ है? ये तो किसी आईएएस में नहीं लिखा हुआ। हाँ, तो बड़े बुजुर्गों के रूल्स हैं, ऐसे ही है। तो इन पॉलिसीज को डिसाइड कैसे करते हैं? सिलेक्शन ऑफ पॉलिसीज। ये एमसीक्यूज में हो सकता है कि पॉलिसीज डिसाइड कैसे होनी है। तो पॉलिसीज डिसाइड ऐसे होती हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर डिटरमिन्ड एज पर नंबर 1 गाइडेंस इन आईएएस और आईएफआरएस। यानी आईएएस में जो रूल्स लिख दिए वो हमने मानने हैं, हमने उस पर एतराज नहीं करना कि हमें आईएएस पसंद नहीं आ रहा। यानी अगर कंपनी ने आईएएस 23 पढ़ा और साइज 23 में लिखा हुआ था कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, तो कंपनी फैसला करेगी बकवास आईएएस हम नहीं मानते।
हम रूल बनाएंगे कि उनको एक्सपेंस बनाना है, तो गलत है। हमने जो भी पॉलिसीज बनानी है वो आईएएस के मुताबिक बनानी है। हाँ, जहां आईएएस नहीं है तो फिर दूसरा नंबर आएगा, इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक गाइडेंस इन आईएएस या आईएफआरएस, अच्छी बात चल रही थी, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर डिटरमिन्ड एज पर नंबर 1 गाइडेंस इन आईएफआरएस, नंबर 2 इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक गाइडेंस इन आईएफआरएस। ये बात चल रही है, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज आर डिटरमिन्ड एज पर इन एब्सेंस एंटिटीज जजमेंट, फिर जो उनको ठीक लगे, लेकिन वो भी अपने तुक्के ना लगाएं, इसके लिए भी गाइडेंस टूटी फूटी है इन लाइट ऑफ फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क है एक बकवासी चीज, ये जब खत्म हो रहा होगा कोर्स और आप जाने लगे मैं ठहर ये भी एक चीज है, तो ये ऐसी सी है बस। अब ये बात ना याद रखनी है, एमसीक्यूज में या ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज डिसाइड करते हुए प्रेफरेंस फ्रेमवर्क को देनी है, नहीं, प्रेफरेंस आईएएस को देनी है ना, वो तो फ्रेमवर्क की गाइडेंस पे आते हैं। अभी अंग्रेजी चल रही है, अभी अंग्रेजी बता रहा हूं कुछ इतनी ही या ऐसे थोड़ी सी ज्यादा और है, और इसका न्यूमेरिकल फिर कल बताऊंगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज में अगर चेंज आ जाए तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि ना आए ना भाई चेंज। सिलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज shall be applied consistently। जो पॉलिसी सिलेक्ट कर ली फिर वो कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है। यहां तक पहुंचे? लेकिन कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकती है अगर आईएएस ने रिक्वायर किया है तो। और इसकी मिसाल है कि आप नहीं, पैदा तो आप हो ही गए होंगे तब शायद, आईएएस 2 में लाइफो मेथड भी होता था एक, लाइफो नाम सुना है? नहीं, फाइफो तो होता है, लाइफो। तो पहले आईएएस 2 में ना लाइफो अलाउड होता था, और फिर उसके बाद आईएएस बदल गया और लाइफो मना कर दिया। तो जो कंपनीज लाइफो यूज किया करती थी, आईएएस बदलने की वजह से उनको अल्टीमेटली फाइफो पे आना पड़ा। तो ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि आईएएस में चेंज आ गई थी। ये मिसाल दी है। या फिर change is expected to result in more reliable and relevant। जी, change is expected to result in more reliable and relevant financial information है जी। और इस अंग्रेजी की आपको कभी समझ नहीं आनी है ना, तो इससे पहले मैं आपको एक ब्रैकेट वाली बात समझाता हूं।
ये ब्रैकेट वाली बात पहले समझिए। अगर आईएसएस में मल्टीपल ऑप्शंस अलाउड होती हैं, जैसे आईएस 16 में मर्जी है कॉस्ट मॉडल कर लें चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल कर लें, आईएस 40 कॉस्ट मॉडल कर लें या फेयर वैल्यू मॉडल कर लें, आईएस 2 FIFO कर लें चाहे एफओ कर लें, ये वाली बात सिर्फ तब एप्लीकेबल है क्या कि अगर कंपनी पहले FIFO यूज करती थी और अब वो एफओ पे जाना चाह रहे हैं, या पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉस्ट मॉडल यूज करते थे और फेयर वैल्यू पे जाना चाह रहे हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि अब ज्यादा बेहतर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी। ऊपर से गई बात, मिसाल के तौर पे इन्वेंट्री की प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं, कम ज्यादा, और अब मैनेजमेंट को लगा कि पहले तो हम FIFO कर रहे थे लेकिन अब वेटेड एवरेज ज्यादा बेहतर है, तो फिर वो शिफ्ट कर जाएंगे। ये कंपनी को ठीक लगेगा तो फिर, लेकिन ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल ही तब है जब आईएस में मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो, और जिन आईएस में मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है तो उनमें फिर चेंज सिर्फ तभी होगी जब आईएस चेंज होगा। अभी चल रही है अंग्रेजी। बस 2 पॉइंट और लिखने हैं। ये मैं इसी हेडिंग में हूं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की हेडिंग में हूं। ये बुलेट पॉइंट बता रहा हूं। एक बुलेट पॉइंट बताया है कि जो भी फैसला कर लिया कंसिस्टेंटली लगाएं। एक बात ये बताइए कि चेंज हो सकता है अगर ये हो, और तीसरी बात ये बता रहा हूं कि आईएएस में ना 2 मिसालें बताई हैं कि उनको चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं समझ लेना। ये अंग्रेजी याद कर लें, एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकती है। नहीं, वो तो वैसे ही अकाउंटिंग एस्टीमेट है ना। ये 2 वो नाम लिखने लगा हूं जो हो सकता है कंपनी समझती है पॉलिसी चेंज है, तो ये 2 मिसालें हैं जो आईएएस ने कहा है कि नहीं है ये पॉलिसी चेंज। यहां तक पहुंचे फिर अंग्रेजी डिक्टेट करवा देता हूं। पहुंचे फिर लिखवाता हूं। लिखाओ। पहली वाली बात, उसमें पहला पॉइंट बता रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शंस। ओके, अकाउंटिंग पॉलिसी, एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शंस that differ in substance from those previously occurred। और इस पॉइंट की मेरे पास आपके लेवल पे कोई मिसाल नहीं है तो बस रट लें। दूसरा पॉइंट लिखें। कौन सा दूसरा पॉइंट, क्या कर रहे हैं? फॉलोइंग चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, तो दूसरी इसकी मिसाल है एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी, एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शंस। दोबारा, एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शंस दैट डिड नॉट अकर प्रीवियसली। और इसकी मिसाल है, लेकिन आप सुनना चाहेंगे नहीं तो इसलिए नहीं सुनना चाहेंगे। उसकी मिसाल ये समझ लें कि IAS 20 होता था एक, है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ग्रांट।
उसमें ग्रांट की अकाउंटिंग एसेट की कॉस्ट से नेट भी कर सकते थे और डेफर्ड इनकम भी बना सकते थे। तो अगर किसी कंपनी को ग्रांट्स बहुत मिलती थी, बड़े ताल्लुकात थे कंपनी के, तो अगर कंपनी को पहले ग्रांट रिलेटेड टू इनकम मिलती थी और उसको वो डेफर करते थे, पहली दफा ग्रांट रिलेटेड टू एसेट मिली और उन्होंने एसेट की कॉस्ट में से नेट कर लिया, तो अब ये पॉलिसी चेंज हो गई कि पहले डेफर्ड बनाते थे अब नेट कर लिया। लेकिन है तो ऐसा ही, पहले डेफर करते थे अब नेट कर लिया। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट ही अब मिली है, ये ट्रांजैक्शन हुई अभी है, पहले तो रिलेटेड टू इनकम मिला करती थी, ट्रांजैक्शन ही अब हुई है, तो इसको हम नई पॉलिसी चेंज नहीं कह देंगे। ऊपर से जा रहा है, जाने दे। लास्ट पॉइंट, बस क्लास खत्म, आखिरी लास्ट पॉइंट। अच्छा, ये वाला बात खत्म हो गई, चेंज इन पॉलिसी, ये बुलेट पॉइंट्स बता रहा था, तो इसी में बस एक बुलेट पॉइंट और बता रहा हूं, इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल। नहीं, इसका तीसरा नहीं है, ये और ये चेंज इन पॉलिसी की हेडिंग में मुख्तलिफ बुलेट पॉइंट्स थे। इज नॉट कंसिडर्ड एज चेंज इन पॉलिसी एज पर IS 8। पीपी का अगर रीवैल्यूएशन मॉडल तय था शुरू से, रीवैल्यूएशन मॉडल, तो अगर एसेट खरीदा था तो खरीदते ही रीवैल्यू कर दिया था। हाँ जी, खरीदते रीवैल्यू कर दिया होगा। कुछ अर्सा गुजरा होगा, हो सकता है साल 2 साल बाद रीवैल्यू किया हो, तो वो जो साल 2 साल बाद किया होगा तब तक वो डेप्रिशिएट हो रहा होगा ना। तो अगर डेप्रिशिएट हो रहा होगा तो टेक्निकली वो कॉस्ट मॉडल चल रहा होगा, तो अब जब वो पहली दफा रीवैल्यू होगा तो वो पॉलिसी चेंज हो जाएगी। नहीं, ये लिखा कि जब पहली दफा रीवैल्यू करने लगेंगे तो उसको IS 8 नहीं लगा देना। बस अब इस पॉलिसी चेंज को अकाउंट फॉर कैसे करना है, इसका न्यूमेरिकल क्या है, ये इंशाल्लाह कल। ठीक है।